PGTV मुजाहिर आपको खुशामदीद कहता है। और यूँ तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट यानी जो पार्लियामान ने हाथ पैर बांधे थे सुप्रीम कोर्ट के, वो इस वक्त चैलेंज हुआ और जाते जाते जस्टिस अता मोहम्मद बंदियाल ने उसको मुअत्तल कर दिया, कालअदम करार दे दिया। और एक बार फिर जैसे ही हमारे काजी फाजिल ईसा साहब आए, उन्होंने इसको उसी से अपने आगाज़ किया। इसमें काबिल ज़िक्र बात यह है कि ख़ुद काजी फाजिल ईसा साहब जो थे, इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो पार्लियामेंट ने अदालत के ख़िलाफ़ पास किया था, यानी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के बारे में, उसमें एक फ़रीक इस तरह बने कि उन्होंने कह दिया कि मैं 5 माह तक उन्होंने किसी भी प्रोसीडिंग की में शिरकत नहीं की, किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बने। उनका कहना था कि मैं उस वक्त तक किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा जब तक कि इसका फ़ैसला न हो। बहरहाल अब वो ख़ुद उस जगह बैठे हैं जहां ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 23 जारी है। पहले दिन की समाअत कोई 6 घंटे हुई थी लाइव। पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में ये पहला मौका है कि जब कोई जो है वो 6 घंटे तक मुसलसल, हाँ 1-2 ब्रेक छोटे छोटे तो लिए गए, वो लाइव चलती रही। दूसरी समाअत यानी आज कोई तकरीबन 7 घंटे तक चलती रही। पहली समाअत पे भी ख्याल ये किया जा रहा था और इस केस की अहमियत के पेश नज़र, और क्योंकि ये लाइव चल रही थी कि शायद इसका फ़ैसला जो है वो उसी दिन हो जाए। लेकिन दूसरी समाअत जिसमें एक बार फिर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम आज देर तक बैठेंगे और इसे मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन अभी समाअत मुकम्मल नहीं हुई क्योंकि पेंडोरा बॉक्स तो खुल गया है और अगली समाअत 9 अगस्त तक चली गई है। सबसे बढ़कर यह है कि आज के दौर का मीडिया जो माशाल्लाह आपको इल्म है कि किन मसाइल व मसाइब का शिकार है, एडवर्टाइजमेंट के एतबार से कितना जो है वो वक्त लेगा। बहस का आगाज़ वहीं हुआ, यानी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में से कौन बालादस्त है। चीफ जस्टिस साहब ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ है, दूसरे पार्लियामेंट के इख्तियारात हैं, और उनका ये भी कहना था कि इस कानून का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और 2 जजों की सीनियरिटी पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर बिल चीफ जस्टिस ने कहा अब बन चुका है। इस पर वकील जो है जो मुखालिफ थे, उन्होंने ये कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ज़रिए आइन की नफ़ी की गई है। अकरम चौधरी साहब ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक्ट को कलाम देने का मुकम्मल इख्तियार है। जस्टिस एजाज ने कहा इस कानून ने बज़ाहिर चीफ जस्टिस से इख्तियार लेकर 2 जजिस को दे दिए हैं। ये भी कहा किसी ने, हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, कि हमें और भी केसेस सुनने हैं, इस ऊँट को किनारा लगाना होगा, लेकिन ये ऊँट तो खेमे में दाखिल हो चुका है, ये भी चीफ जस्टिस जानते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी बरहम होकर ये कहा कि जब मार्शल लॉ लगते हैं तो सब हथियार फेंक देते हैं, और उन्होंने वहाँ जो साबिका चीफ जस्टिस की तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा कि एंडोर्स कर देते हैं। सॉरी टू से हमारे यहाँ से मार्शल ही नहीं लगते, सिविलियन मार्शल भी लगते हैं। और काजी फाजिल ईसा साहब को उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने बनाया था और लोगों ने कहा था उस वक्त एक लिहाज से जुडिशल मार्शल लॉ कायम हो गया था। काजी फाजिल साहब ने यह भी कहा कि क्या आप फिर से मार्शल लॉ का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। और आखिर में बात यहीं पर ख़त्म हुई कि जस्टिस काजी फाजिल साहब ने कहा कि आज हम मुकम्मल करना चाह रहे थे लेकिन अधूरी रही। हमारे जो रिपोर्टिंग कवर करते हैं कमर जैदी बड़े करीब से, कमर शुक्रिया। आज फिर 7 घंटे 6 घंटे ख्याल था मुकम्मल हो जाएगी, और जो बातें मैंने बता दी उससे हटकर आपको क्या लगा कि पिछले माहौल में आपने कहा ना कि लाइव इतने अरसे तक चलना, वकला भी थक गए, उनके जो पीछे जो मुलाजमीन थे बेचारे वो भी थक गए होंगे, सुबह से तैयारी कर रहे होंगे, फिर लाइव कोई मुनफरिद बात, कोई ख़ास बात, कुछ वकील ने कोई बहुत ज़्यादा ना जारहाना रवैया इख्तियार किया हो, चीफ जस्टिस ने कहीं बहुत ज़्यादा बरहम उनको झिड़का हो, ये बताइए ना। बाकी चीज़ें तो आ गई हैं ना कम्बल, इसके अलावा कोई ख़ास ऐसी बात जो कैमरे की आँख के सामने तो आई लेकिन जो आप तक पहुँची हो।
देखें सर, मुजाहिद साहब, अगर आज के दिन को सम अप करें हम, तो आज के दिन एक बुनियादी नुक्ता जिस पर बहस होती रही है वो यही था कि क्या पार्लियामेंट का ये इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स, इंतज़ामी इख्तियारात जो हैं उसमें मुदाखलत करते हुए एक ऐसा लॉ बनाए जिससे अदलिया की आज़ादी जो है मुतासर हो रही है। नहीं कंबर, ये बात तो तय है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो है वो तो आपके आज आपने टिकर भी चला दिए। आज की समात पिछली समात के मुकाबले में ज़्यादा दिलचस्पी या बोरिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि आपके लिए बहुत बड़ी खबर बनी हो कोई। देखें, आज की समात में ज़्यादातर जो नुकात हैं वो कानूनी नुकात उठाए जाते रहे। रिमार्क्स इतने ज़्यादा नहीं आए जितना पिछली समात में आए थे। पिछली समात में तो चीफ जस्टिस का भी पहला दिन था और जजेस की जानिब से मुतअद्दिद सवाल ऐसे किए जाते थे कि वकील को समझने का टाइम ही नहीं मिलता था। आज भी सवाल किए गए, जैसा कि पिछली समात पे भी हमने मुजाहिद साहब आपको बताया था कि 2 जजेस एक साइड से सवाल करते हैं और उसके काउंटर में वकील को सामने रखते हुए उन सवालों का जवाब दूसरे 2 जजेस दे रहे होते हैं। इस तमाम मामले पर ऑलरेडी जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में एक फैसला मौजूद है जिसने स्टे दिया हुआ है और उन जजेस की ये राय है कि पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल नहीं है। वो इंटरेस्टिंग, इसमें आपने बात पूछी कि इंटरेस्टिंग सबसे मजेदार चीज क्या होती है। एक और मजेदार बात ये नहीं है कि इस मामले में खुद हमारे जस्टिस कायद फायज ईसा साहब जो इस मसनद पे बैठे हैं इस वक्त, तो वो इस प्रोसीजर, इस एक्ट के तहत ही बैठे हुए ना यहाँ पर। यानी जो बंदियाल साहब का कालन जो उन्होंने कालान दे दिया, अभी तो ये उन्हीं को फॉलो करेंगे ना काजी फाइज ईसा साहब। लेकिन ये 5.5 माह तक किसी बेंच का हिस्सा इसलिए नहीं बने थे, उन्होंने कहा था कि जब तक ये मौजूद है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस एतबार से वो खुद एक फरीक हैं, वो डिफेंड करेंगे पार्लियामेंट की बालादस्ती जैसे कि उन्होंने की। अच्छा, इसकी वजाहत मुजाहिद साहब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दी थी। उन्होंने कहा था 184(3 जो सुमोटो का दायरा इख्तियार है उसके तहत जो स्पेशल बेंच बनाते हैं, मैं वो कोई नहीं बनाऊंगा जब तक मैं इस केस का फैसला नहीं कर लेता। हाँ, रोजमर्रा का जो बेंच है जिसमें 3 रुकनी बेंच होता है, चीफ जस्टिस जिसको हेड कर रहे होते हैं, वो रूटीन के मामला चल रहे हैं और चलते आगे भी जाएंगे। लेकिन इसमें जो पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म वो ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वो रूटीन के मामला भी 5 माह तक नहीं सुने और उसकी वजूहात ये थी कि उन्होंने ये कहा था कि चूंकि बेंच में सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया जा रहा है, एक ऑलरेडी जो है लॉ बन चुका है और उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। आप 2 बातें बताएं मुझे, बहुत 2 बातें बताइए। पिछली बार ऐसा लग रहा था कि बेंच में एक जो तकसीम, इस वक्त ये कोई नई बात नहीं है कि बेंच तकसीम है। दाएं हाथ को बैठे हुए 2 या 3 जज एक बात कह रहे होते हैं और उस तरफ बाएं या दाएं जो भी समझ लें वो दूसरी बात कह रहे होते हैं। तो इस आज भी आपको नज़र आया कि जो फुल कोर्ट बेंच एक एतबार से कुछ लोग 2-3 खामोश रहते हैं, बिल्कुल 3-4 हक में 3-4 खिलाफ, तकसीम नज़र आई। जी बिल्कुल वाज़े तकसीम थी। मैं उन जजेस का, जो मोहतरम जजेस साहिबान हैं जो सवालात उठा रहे थे, जिस पे जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस के जो दाएं जानिब बैठे हुए हैं और दूसरी जानिब बाएं जानिब में बैठे हुए जजेस जो हैं, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला और ख़ुद जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये 3 जो हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ सवालात उठाए गए। और वो तमाम सवालात जैसा कि मुजाहिद साहब वो थे कि पार्लियामेंट जो है वो बालादस्त है और पार्लियामेंट से जो भी कानून साजी होगी वो हमारे लिए ऐसी मोहतरम है कि जैसे हम बाकी लॉज को कहते हैं, इस पे क्वेश्चन क्यों किया गया है। और ये भी साथ साथ कहा गया कि मार्शल लॉ के दौर को जो वैलिडेट किया गया, यहाँ पे उन लोगों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं और अगर मार्शल लॉ के दौर को वैलिडेट किया गया तो वो जजेस की जानिब से भी किया। वो अपनी यही बताइएगा कि आप पिछली प्रोसीडिंग में भी थे, बात करते हैं और आज लोगों की तरफ से, यानी कॉमन लोग, वकला की तरफ से, मीडिया की तरफ से कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र आया या आपको कम लगा? जैसे पहली पेशी थी, लाइव जा रही थी, बड़ा हंगामा मचा हुआ था, आज मुझे लगा कि थोड़ा सा कुछ उस तरीके से नहीं लगा। क्या ख्याल है?
जी जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है। आज उस तरह से हंगामा नहीं था, ना इतने ज़्यादा लोग मौजूद थे कोर्ट प्रोसीडिंग में। इवन के रिपोर्टर्स भी जो थे उन्होंने लाइव नशरियात का चुनाव किया कि वहाँ बैठ के, कोर्ट रूम में बैठ के नहीं सुनी, प्रेस रूम में बैठ के वो सुन रहे थे प्रोसीडिंग्स। और आज जो 3 वकला ने तकरीबन दलाइल दिए हैं, और वो तमाम जो दलाइल हैं उनका आप ये कह सकते हैं वो घूम रहे थे टेक्निकल नॉलेज के गिर्द, कानून की, आइन की। इस वजह से आम बंदे का इतना इंटरेस्ट भी क्रिएट नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, आखिरी बात हमें ये बताइए कंबर, आखिरी बात ये हमें बताइए कि पहली बार भी ये समझा जा रहा था क्योंकि लाइव जा रही है, और आपको पता है कि जब लाइव जा रहा हो, इस मुल्क में बड़े बड़े मसाइल हैं, सैकड़ों लोग खुदकश हमलों और धमाकों में मारे जा रहे हैं, मुल्क की इकॉनमी के हवाले से बड़े अहम हसास मसाइल हैं, पेट्रोल है, करेंसी है, ताल्लुकात हैं। और आज पहले दिन भी ये कुछ एतराज़ उठाया गया कि 7-7 घंटे तक आप लाइव चलाएंगे, फिर इश्तहारात अलग, ये मीडिया कब तक बोझ उठाएगा। दूसरे दिन भी ये कहा गया और आज ख्याल था कि कंप्लीट करके उठेंगे ये। अब ये 9 अक्टूबर पे चले गए, फिर यही होगा कि 5-6 घंटे पुलिस चलेगा। और अभी तो देखिए ना वो कितने वकील हैं, अभी तो आए चले जा रहे हैं ना, और क्योंकि लाइव आ रहे हैं इसलिए वो एंजॉय कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि तीसरे में भी खत्म होने के इम्कान नजर नहीं आते? मुजाहिद साहब ये देखें कि लाइव प्रोसीडिंग्स तो इसकी जो टेलीकास्ट है वो लाइव जाएगा ही, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस के बाद जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट आनी है और उसके बाद ये तयन किया जाएगा आइंदा मजीद केसेस में ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसको इसी तरह बरकरार रखा जाएगा या नहीं। क्योंकि बहुत सारे वकला ये कहते नजर आए कि देखते हैं कि मिलिट्री कोर्ट केसेस की समाअत क्या इसी तरह लाइव दिखाई जाती है। दीगर इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से जो दरख्वास्त आई थी उसकी समाअत चीफ जस्टिस करते हैं, और दीगर बहुत सारे केसेस हैं जो कि पब्लिकली इंपॉर्टेंट हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये डिपेंड करता है, जो पहली हमारा ये केस मुकम्मल होगा जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर एक्ट है उसके बाद हम कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे, उसमें ये तयन अगर किया गया कि हमें लाइव जाना चाहिए तो हम लाइव सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, और वो उन पहलुओं को भी उजागर कर रहे थे। जैसे मैंने कहा कि वो तो कुछ तो हम लाइव देख रहे थे, लेकिन उसके हटकर भी हम उन्होंने बताया। और अब ये प्रोसीडिंग 9 अक्टूबर को भी होगी, और देखना ये है कि 9 अक्टूबर को मुकम्मल होती है नहीं। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आएंगे तो बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट हमारे जो बाहर से पुलिस में ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन नए आईजी ने जो निकरा हुकूमत के हैं ये इंकशाफ किया है कि 50,000 ख़तरनाक मुल्ज़िमान मफरून हैं, जिनमें से 50% का ताल्लुक़ लाड़काना से है। अभी तक लाड़काना में हवाले से यानी पीपल्स पार्टी ने इसका कोई जवाब तो नहीं दिया है। गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। सूबाई वज़ीर दाखिला निगरां ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ होंगे। GTV मुजाहिर बल्ली आपको खुश आमदीद कहता है, और हमारे साथ हैं मोहतरम ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अब ढाई तो से ऊपर हो ही गया, मैं तो हारिस भाई कहता हूँ कि इनके साथ हम बेशुमार प्रोग्रामों में साथ बैठे, और उस वक्त जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती थी यकीनन वही टारगेट होती थी। कुछ कम व बेश हमारे इनके मिलते जुलते ख्यालात थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज हमारे हारिस नवाज साहब वो जो कहते हैं कि उस तरफ बैठे हैं जहां अब इन्हें एक जिसे कहते हैं ना वो दिफाई पे, एग्रेसिव नहीं, यानी अब इन्हें दिफा करना पड़ेगा इस हुकूमत के। किसी की नक्सी कोई पुलिस वाला फोड़ दे, पेश करना पड़ेगी सूबाई वज़ीर दाखिला को, किसी का मोबाइल छिन जाए, कुछ भी होगा। सिंध में जराइम बड़े बरसों से हो रहा हूँ, अब हर बात के जवाब दे, पता नहीं 3 महीने ही हों, 6 महीने कितनी। तो शुक्रिया आपने वक्त निकाला। क्या ख्याल है, ऐसी ही बात है ना कि लोग यही समझते हैं कि आपको इधर जुर्म हुआ नहीं, इधर हारिस नवाज साहब पकड़ के दे दें या बरतरफ कर दें उसको? नहीं, डेफिनेटली, बट आई अंडरस्टैंड कि लोगों की कंसर्न होते हैं, परेशानी होती है, बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट। कि अभी आपने देखा होगा कराची में कितने डेकॉइट्स हमने मारे हैं और कितने जख्मी करके अरेस्ट किए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और मुझे ये बड़ी तसल्ली है। उसके बाद कितनी एंटी हमने, कितने बाउजर वाटर टैंकर जो हैं ये डीजल के, ये हमने पकड़े हैं। फिर फैक्ट्रीज बंद कर रहे हैं इसकी गुटखे की और चीज़ें फिर स्मगलिंग के खिलाफ
बहुत सा कस्टम आर्मी फिर पुलिस और रेंजर्स मिलके कर रहे हैं ऑपरेशन, वो बहुत अच्छे ऑपरेशन हो रहे हैं। अरबों रुपए का हमने ये सामान रिकवर किया है। तो आई थिंक ओवरऑल अभी इंशाल्लाह प्रोग्रेस अच्छी है और 2-3 हफ्ते के बाद और बेहतर हालात होंगे। लेकिन हारिस साहब, लेकिन ये जो कल मैं इस पे बाद में आना चाह रहा था, बल्कि पहले आना चाह रहा था कि आईजी सूबे के एक रिपोर्ट जो पेश की है जैसे के आगा की अदालत में, जिसमें कहा है कि 50,000 ख़तरनाक मुल्ज़मान मफरूर हैं, अक्सरियत का ताल्लुक लाड़काना से है। लाड़काना समझ गए आप, लेकिन उससे पहले जो सकरंट का जो वाक़या सानिया हुआ, उसमें हुकूमत का एक मौक़िफ़ सामने आया, लेकिन बड़े मुजाहरे, जलसे, जुलूस, क्या किस हद तक वो लोग कहते हैं हमें एतबार नहीं है जो आपकी कमेटी कायम की गई है वज़ीर आला की, तो क्या हम समझें कि ये केस कहीं, क्योंकि इसमें हसास इदारे के अफराद कहते हैं जी इन्वॉल्व हैं, तो ये फाइल चली जाएगी जी हारिस साहब? देखें मुजाहिद, एक दो बातें मैं बताऊं बड़े क्लियर। आप जब अगर एक गांव में एक बहुत हाई वैल्यू टारगेट है, वेपन एमुनिशन का डीलर है, असला देता है, और एक हमने किसी को पकड़ा, उसने जाके निशानदेही की, अगर गांव के पास गए तो गांव के नोटेबल्स का क्या काम होता है? काम ये होता है कि आप कहें जी आप आए हमारे साथ, हम आपको पूरा एरिया सर्च करा देते हैं, आप देखें अगर है तो ज़रूर पकड़ के ले जाएं, बट आप वो गांव में जाने ना दें। उसके बाद आप अगर वो जाने लगते हैं तो आप हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को आप सरिये से, डंडों से, कुल्हाड़ी से मारते हैं और गिरा के आप उसके ऊपर रियली जान से मारने लगते हैं, तो व्हाट यू हैव टू, फिर अंदर से फायर भी आता है, तो व्हाट डू यू डू? फौज एटलीस्ट हमारे पुलिस के, रेंजर्स के जवान जो हैं अपने दिफा में, एवरीबडी हैज़ द राइट। आपको जब एक दफ़ा कहा कि जी हमने सर्च करना है, तो सर्च करने की आपको पूरा एक तरीका कार्रवाई होती है, आप उनको सर्च करने दें। इसका मतलब कि आपने कानून के रास्ते में रुकावट डाली, आपने उनको अंदर जाने नहीं दिया जो कि आपको जाने देना चाहिए था। अगर आपको इतना यकीन था कि वहाँ कोई नहीं है तो फिर आपने क्यों नहीं जाने दिया? इसका मतलब कि अंदर से लोग जो क्रिमिनल थे दे स्टार्टेड, और उससे ज़ाहिर है फिर जाने नुकसान जो किसी ना खाका भी हो जाता है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। इसीलिए हमने बड़ी हाई लेवल इंक्वायरी की है, जिसमें कमिश्नर हैदराबाद को हमने प्रेसिडेंट लगाया है, फिर नवाब शाह शहीद बेनज़ीर भुट्टो के जो नवाब शाह वहाँ के डीआईजी को लगाया, स्पेशल ब्रांच के डीआईजी को लगाया। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं और उसकी वजह से हम वी वांट इंडिपेंडेंट, एक आध दिन में हमारे पर रिपोर्ट आ जाएगी। नहीं, लेकिन हारिस साहब एक बात और है, लेकिन आज वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि आर्मी चीफ ने उनसे कहा है कि अगर फौजी भी कोई किसी में मुलव्विस हो, और जैसे कि ये 9 मई के सानिए में थे, वो बहरहाल पकड़े गए, उन पे केस चल रहे हैं, तो आप कमिश्नर को बनाते हैं या किसी पुलिस के लोगों को बनाते हैं? ऐसा क्यों नहीं करते कि सिंध हाई कोर्ट बार का सदर हो, ह्यूमन राइट कमीशन की चेयरमैन हो, MP MNA तो छोड़िए खैर, यानी 2-3 ऐसे लोग जो इंडिपेंडेंट हों, उनको इसमें कमीशन में क्यों नहीं शामिल करते, ताकि वो लोग ये ना कहें कि एकतरफा तौर पर ये वो कमेटी बनी है जिसमें अक्सरियत गवर्नमेंट के लोगों की है? देखिए, ये इंक्वायरी जो होती है ये जनरली होती ही गवर्नमेंट ऑफिशियल की है, और गवर्नमेंट ने उनको 20 ग्रेड में ला के ऐसे तो नहीं बिठाया कि वो कोई गलत बात करेंगे। सेकंड ये है कि देखें, एक तो क्लियर बात भी होती है कि आप मुझे बताइए, अगर एक घर में आपने सर्च करना है और आपको इजाज़त है, आपके पास हाई वैल्यू टारगेट बैठा हुआ है, तो क्या आपको उनके ऊपर फायर करना चाहिए? क्या आपके ऊपर डंडे बरसाने चाहिए? क्या आपको उनके ऊपर वो जो कुल्हाड़ी मारनी चाहिए कि वो मार जाएं? आप ये देखें ना कि ये क्या कानून को हाथ में लेना चाहिए, उसके अंदर से फायरिंग भी। नहीं, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जितने भी पुलिस मुकाबले हैं, आमतौर पर पुलिस मुकाबलों पर लोग शक करते हैं, और बदकिस्मती पाकिस्तान की तारीख ऐसी है कि पाकिस्तान पे लोग वर्दी वालों पर, पुलिस वालों पे ट्रस्ट नहीं करते। अब आप यही देखिए कि अभी जो मैं उसकी तरफ आ रहा था कि IG सिंध साहब ने रिपोर्ट पेश की है, नए IG सिंध ने, कि 50,000 ख़तरनाक मुल्ज़मान मफरूर हैं, 50% का ताल्लुक लाड़काना से है। इस पर फिर जस्टिस साहब ने ये कहा कि 23,000 अगर मफरूर हैं तो DIG लाड़काना क्या कर रहा है? तो ये तो सवाल होगा ना फिर। मेरे ख्याल में ये वो लोग हैं जो पुलिस में भर्ती भी थे और एब्सकॉन्डर्स हो गए हैं, आते हैं, उसके बाद गलत भर्ती है जो अगर हो जाती है, उसकी पुलिस रिपोर्ट ठीक नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो उनमें कोई एलिमेंट होता है, कुछ क्रिमिनल एलिमेंट जो अक्सर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से आ जाते हैं, ये उस तरह के लोग होते हैं। और अभी मेरे ख्याल में IG पुलिस प्रोफेशनल है, ही इज टोल्ड वेरी क्लियरली
और ही मीन इट के भी उनको अरेस्ट भी करेंगे। उनके खिलाफ बड़ी सख्त उन्होंने डीआईजी लड़काना को हिदायत दी है कि आप इनको पकड़ें, इनको पेश करें ताकि इनको निकाला जाए सर्विस से, उसके बाद नई भर्तियाँ भी की जाएँ। तो मेरे ख्याल में अब बड़ी जल्दी इसके ऊपर अमल होगा। यही चीज़ें जो पहले नहीं होती, छुपी रहती थी, अगर ये खुल के बयान दी, दिस शोज कि हाउ मच इज प्रोफेशनल ऑफिसर। ही वांट्स कि अपने लोगों को, जो भागे हुए लोग हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनको पकड़ा जाए और उसके बाद उनको ला के उनके सजा दी जाए, डिसमिस किया जाए, जो भी सजा आती है जेल जाते हैं और किया जाए। तो आई थिंक ये तो एक पॉजिटिव स्टेप हमें लेना चाहिए और आई एम श्योर कि देखेंगे आपको इसके ऊपर एक्शन होता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ हारिस साहब, एक जो और जो बुनियादी सवाल उठता है ये है कि ये जो हमने बहुत कम सुना है, आपके लिए तो कोई मसला है नहीं, आप पिछले जो है 3 साल या उससे पहले की जो गवर्नमेंट्स की जो साल की रिपोर्टें थे उसमें ये देखेंगे जनाब, ये जो अगर ये नाम दिए जा रहे हैं, अगर मफरूर हुए, इनमें कितने पुलिस वाले जो थे वो अगर इन्वॉल्व थे, उनकी पेटियां कितनी हुई, बरतरफ कितने हुए, बेशुमार जो गलत जिन्होंने इनकाउंटर करे, आप उसको शाये करें, हमें बताएं कि आपने अगर वो जो वाक़या नाज़िम जोकिया का हुआ था, अगर उसमें मैंने जो है भाग के दुबई वोट डालने आया था, याद है आपको, 1 वोट के लिए लेके आए थे वो लोग नाज़िम जोकिया केस में, अभी तक वो एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। बेशुमार ऐसी मैं मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन उसमें आप लोगों को तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए ना आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, तो कम से कम ये तो करके जाइए ना कि हमें उन जो 1000 हैं, 2000 हैं, एसपी हैं, डीआईजी है, पाम है या नहीं है, उनकी फहरिस्त दें कि ना ये लोग थे, इन्हें हमने कन्विक्ट किया, इनकी पेटियां उतारी। देखिए, इसमें वी विल इवन गो टू नेक्स्ट एंड कि हम बताएं किसके रेफरेंस से ये लोग आए थे। मैं वो भी आईजी को बता देता हूँ, बताया जाए कि लड़काना से किसके रेफरेंस से कितने लोग आए, कितने गलत थे, कितनी भर्तियां कमजोर थी, सारी चीजें आनी चाहिए। आई डू एग्री। और देखिए, एक बात जो होती है कि हमें ये सोचना चाहिए, अभी जो केयर टेकर है, हम आवाम की जो है ना वो काम करने के लिए हैं, आवाम की मदद के लिए आए हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमने किसी को खुश नहीं करना, हमने किसी से वोट नहीं लेना, हमने आवाम के लिए काम करना है और काम करके दिखाना है। वी हैव अ पॉलिटिकल विल, मेंटल रिजॉल्व कि हमने ये करना है और ये डुएबल चीज़ें। कराची के अमन को ठीक करना डुएबल है, कराची में ड्रग माफिया ख़त्म करना डुएबल है, कराची में इलीगल इमिग्रेंट ख़त्म करना पॉसिबल है, कच्चे कॉपरेशन वहाँ से डाकुओं ख़त्म करना पॉसिबल है। तो हम ये काम करेंगे, यही काम हमारा है। और उसके बाद जब इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाती है, वी विल गेट इलेक्शन भी होगा और ये भी काम चलेगा। देखिए, मैं अगर आपको ये कहूँ ब्रिगेडियर साहब, जैसे जो पता नहीं हर बार करोड़ों रुपए के कैमरे खरीदे जाते हैं, और उन कैमरों में मेरे ख्याल में बहुत चेहरे, कुछ हल्की सी झलक नज़र आती है, शायद अगर नहीं आ रही। अव्वल तो जो कैमरा जिसने लगाया है और अगर उसने वो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो चेहरा नहीं बीट कर रहा, उन कैमरा जिनसे लिया गया है उनसे जुर्माना उन पर किया जाए। दूसरे, आप जब ये पहचान जाते हैं कि वाकई ये शख्स था, ये इस खातून से पर्स छीन के भागा, मोबाइल छीन कर भागा, उसी इलाके में अगर वो SHO वहीं पर उसको आदमी को और कुछ ना करे तो खंबे से लटका कर मुंह तो काला करे उनका, जो उधर ही के लोग होते हैं। ये हमने जब अभी SHO नए लगाए हैं, DSP लगाए हैं, बहुत सोच समझ के लगाए हैं, उनको क्लियर वार्निंग दी है कि जी अगर आपके एरिया में कोई क्राइम होता है, 1 होता है, 2 होता है, देन यू विल बी अकाउंटेबल। और उसमें बजाय इसके कि मेरे ख्याल में बेहतर ये कि उसकी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, उसका प्रॉपर एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड की जाए, प्रोसिक्यूटर जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसको दिखाया जाए, ताकि इसमें कोई लूप होल तो नहीं रह गए हैं। फिर ये भी हम अब एक कॉलम उसमें डालें कि कितनी दफ़ा ये ऑफेंस कर चुका है, इज ही डूइंग द फर्स्ट क्राइम या 7 दफ़ा कर चुका है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, ताकि जज को भी पता हो कि जी ये अभी फिर निकल के आ जाएगा, ताकि कम से कम 1-2 साल अंदर रहेगा। उस दौरान में चलिए, मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे पूछ लेता हूँ कि आपको गो के बहुत कम वक्त, अभी कोई मेरे महीना हुआ है, आज ये भी मुमकिन नहीं है कि अगला आप 3 महीने रहें, 4 महीने रहें, कि आप पूरा सिंध या आपको तमाम मुल्क में कड़ियाँ मिल रही हैं, लेकिन आप 1, 2, 3 ऐसी निशानदेही ज़रूर करके जाएं। मैं चाहता हूँ कि जिससे समझें कि जी सिस्टम्स में दुरुस्तगी आ सके, यानी जो पुलिस का सिस्टम पर नहीं, बड़े कितनी कमेटियाँ बैठी, क्या ब्रिगेडियर साहब फौरी तौर पर क्या किया जाए इसका? बिल्कुल, देखें, सबसे बड़ी सिस्टम, देयर इज नो सिस्टम नाउ, लेट मी टेल यू, आई श्योर, बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं है। जब मैं और आईजी कोई सिस्टम में नहीं है तो देयर इज नो सिस्टम। जो भी मैंने अभी पोस्टिंग हुई है, आई डिड नॉट इंटरफियर, प्रोफेशनल आईजी है, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपॉइंट हिज टीम एंड देन आई एम देयर एंड आईजी देयर टू मॉनिटर, और देन हूसोएवर इज नॉट वर्किंग, हम उसके खिलाफ जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, वी विल चेंज हिम, वी विल पुट अनदर वन जो बेहतर होगा। इट इज़ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पोस्टिंग नाउ, ये नो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है इसके अंदर। डीआईजी भी इसी तरह है, एसपी इसी तरह है, डीएसपी और एसएचओ भी हैं। ये तो बड़ा क्लियर बात है। इसी तरीके से हम काम यही करके जाएंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसे स्टैंडर्ड 3-4 महीने में कर लें, कराची के अंदर हालात कर लें, ड्रग माफिया को कंट्रोल कर लें, हम यहाँ पर जो ये स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल कर लें, स्मगलिंग को रोक लें, डीजल पेट्रोल का आना रोक दें, ताकि अगली गवर्नमेंट के लिए फिर खुद उनको फिक्र हो। ठीक है, जब अब ये खत्म हुआ है, पुलिस और ख़ासतौर पर वज़ारत दाखिला, आपको इल्म है कि छत्ता एक बड़ा हाथ डालना ही बड़ा मुश्किल है। हमारे कोशिश कर रहे थे और किसी हद तक मुतमईन भी करना चाह रहे थे ब्रिगेडियर हारिस नवाज सूबाई वज़ीर दाखिला। ज़रा क्रिकेट की खबर ले चलें कि आज कल सारी नज़रें क्रिकेट के मैचों पर हैं। पाकिस्तान की बॉलरों की जो बड़े धूम थी, उनकी खूब पिटाइयाँ हो रही हैं। ज़रा ब्रेक के बाद करेंगे इस पर गुफ्तगू। टीवी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। क्रिकेट मेरा मैदान तो नहीं, इसीलिए मैं अमूमन रुजू करता हूँ हमारे अपने ज़माने के मशहूर क्रिकेटर, और अभी भी उनका इस हवाले से नाम है कि बेहतरीन बॉलिंग किया करते थे, तौसीफ़ अहमद। तौसीफ़, आपका शुक्रिया। ये जो अभी तक श्रीलंका के हाथों पिटाई हुई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, 3 बड़ी टीमों के सामने तो ये सूरत हाल है, तो आगे चलकर आपके बॉलर इस तरह पिटते रहे जो बड़े आपके लिए काबिल फ़ख्र हैं, और क्या क्या नाब लोगों ने शाहीन आफरीदी को फजल महमूद के ऊपर भी ऊपर खड़ा कर दिया था, बल्कि जितने भी फास्ट बॉलर थे बड़ा इमरान खान के करीब करीब ले आए थे बस। तो ये तो कारकर्दगी देखें आप। शुक्रिया दलवी साहब, आप लोगों ने कह के हमें भी आपने डाल दिया। हाँ जी, हम भी शामिल हैं इसमें। दलवी साहब, बहुत शुक्रिया एक तो आपका, और दूसरी बात ये कि वाकई हमने बहुत ही खराब क्रिकेट खेली है, और हकीकत ये है कि इससे पहले जितना भी हम परफॉर्म करते रहे और अच्छा परफॉर्म करते रहे, ये 2 सीरीज यानी कि आप एशिया कप ले लीजिए, और अभी जो सिलसिला चल रहा है, इससे पहले हमारे पास टीमें आई भी, हम भी गए, और ऐसा इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, बट निस्बतन नजर आ रहा था कि जी है ना थोड़ा नहीं तौसीफ भाई देखें, हमारे बल्लेबाज तो फिर भी काम चला रहे हैं। ये जो बॉलर्स को क्या हुआ है, जो पिटाई हुई है न्यूजीलैंड में ज़बरदस्त किस्म की, आज ऑस्ट्रेलिया में हुई है ज़बरदस्त बॉलर्स की, पता नहीं क्यों नहीं खिलाया पिछली बार 2 शाहीन आफरीदी को। खैर फ़र्क तो नहीं पड़ता, बॉलिंग पर अटैक किया जा रहा है ना आप लोगों पे, आपकी बिरादरी पर। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बात यह है कि यही बॉलिंग थी जो हमें दूसरे फिफ्थ से जब एशिया कप हुआ है, बाकायदा सिर्फ ये मुसीबत आई जब से इंडिया के खिलाफ, जब वहाँ भी इंडिया आपको पता ही है जैसे भी है हरीफ है हमारा, और जब उनसे हमारा मुकाबला होता है तो फिर अगर आप हार जाओ तो बड़ी मुश्किलात आती है। इससे पहले हमारी फास्ट बॉलिंग ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी है। हाँ, इसके बिहाइंड चीजें जो है ना, उसको तो सोचने की जरूरत है। इसलिए नहीं सोचने, लेकिन एक बात आप ये नहीं कहते कि जब आपके पास वर्ल्ड कप आ रहा था, एशिया कप आ रहा था, तो ये आपको भी इल्म है कि बॉलर चाहे स्लो बॉलर भी हो, स्पिन बॉलर भी हो, फास्ट बॉलर तो उससे ज़्यादा, तो इनसे ज़्यादा कहते हैं ना कि भाई आप लोग पहले कितने मैच खेला करते थे, 3 महीने में 2 मैच खेल लिए, 4 खेल लिए साल में, अब तो ये एक दिन में 2-2 मैच खेल रहे होते हैं भाई। यहाँ से दिन में उठते हैं और रात को फिर सुबह फिर शुरू हो जाते हैं, सुबह से उठते हैं दूसरे दिन फिर खेल रहे होते हैं। जब आप इतनी बॉलिंग करेंगे फास्ट बॉलिंग, तो फिर ये हशर तो होना ही है ना। सर देखिए, वो टाइम में मुझे याद है, अभी एक टाकरे में मैं बैठा था, तो मदन लाल हमारे टाइम के थे, तो मैंने जब उन्हें उनके खिलाफ विक्ट्रीज का बताया कि जो अभी तक हम अप हैं वो उस टाइम के ही हैं, हमने आप लोगों को जो है ये मार्जिन जो रखा हुआ है अभी तक वो हमारी वजह, तो वो कहने लगा इसको मत गिने। मैंने कहा नहीं यार, तुम्हें डराने के लिए तो हमें ये चीजें बतानी पड़ेंगी ना कि हमने तुम क्या असर किया था तुम्हारा। लेकिन सवाल ये है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट हो गई है। और दलवी साहब, सच्ची बात मैं आपको बताऊं, इसमें कहने में 2 आर नहीं है कि हमारा प्लेयर भी जो है, चाहे यंग से यंग प्लेयर हो, वो अब आमिर का क्या उम्र नहीं थी, क्रिकेट उन्होंने छोड़ दी क्रिकेट और 2020 में चले गए। इसी तरह और हमारे कई ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं, हसनैन की बात करूं या 1-2 बात करूं, वो
4 दिन या तौसीफ भाई आप भी रहना ही नहीं चाहते। तौसीफ भाई मेरा तो खैर प्रोग्राम ही जरा उधर से निकल के मैंने सोचा चलें चंद मिनट के लिए आपसे कुछ मालूमात में इजाफा करूं और कभी तफसील से भी बात करेंगे। आपका शुक्रिया कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद को इजाज़त दीजिए।